हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके लिए यूपी टीईटी जो आपका जुलाई में होना है उसके लिए हमने आपके लिए बैच चलाया था। और हमारे इस बैच का नाम था अग्नि परीक्षा बैच। ठीक है, क्या नाम था? अग्नि परीक्षा बैच हमारे इसका नाम था। ठीक है, इस बैच का नाम क्या था? अग्नि परीक्षा बैच था। हिंदी आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला में प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ और इस प्रैक्टिस सेशन में जो भी वर्णमाला से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आपको वर्णमाला के लिए कहीं और से दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दूसरा प्रैक्टिस सेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आप यूपी टेट में अगर आपको वर्णमाला से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो आपको वर्णमाला से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं इस बैच से रिलेटिव तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको रंजीत सर और अंजलि मैम ने भी काफ़ी क्लासेस करा दी हैं। रंजीत सर आपको ईवीएस करा रहे हैं और अंजलि मैम आपको संस्कृत करा रही हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ आपको मैम जो है संस्कृत पढ़ा रही हैं। आप उनकी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। आज हम इस क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं और यहाँ पे इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है इस प्रैक्टिस सेशन का। तो जैसे कि पता ही है आपको, वर्णमाला यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछा ही जाता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो इसको आपको पता होना जरूरी है। तो ये तो सभी को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी जो है गलती कर आते हैं। ये क्वेश्चन जो अब आगे चलते हैं हम देखेंगे वर्णमाला से और कौन कौन से इसके अर्थ से या इसकी परिभाषा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको हम कुछ देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको वर्ण की जो है डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है या लिपि क्या है। तो एक लाइन में इसको देखेंगे। वर्ण क्या है? जिनके टुकड़े या खंड ना किए जा सके। तो जिनके हम टुकड़े और खंड नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ण हो गया, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर उसे तोड़ नहीं सकते, उसका खंड नहीं कर सकते, तो वो क्या है? वर्ण है। अब अक्षर देखेंगे, जिसे कम या नष्ट ना किया जा सके। अक्षर वह होता है जिसे हम ना कम कर सके कि थोड़ा कर दें या कम ज़्यादा कर दें, ना उसे कम कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्वनि पूछा जाए कि ध्वनि क्या होती है, तो प्रत्येक वर्ण से निकलने वाली आवाज़। तो प्रत्येक वर्ण से जो निकलने वाली आवाज़ होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, लिपि चिन्ह देखेंगे कि प्रत्येक वर्ण में एक संरचना है। क्या? प्रत्येक वर्ण की एक संरचना है जो दूसरे वर्ण से भिन्न होती है, यही क्या होती है? लिपि चिन्ह होता है। ठीक है, जो भी हमारी भाषा वगैरह होती हैं उनकी क्या है? लिपि वगैरह अलग अलग होती हैं। तो सभी प्रत्येक वर्ण की क्या होती है? भिन्न तरीके से यहाँ पे ये वर्णों की दूसरे वर्ण से भिन्न है। ठीक है, हर वर्ण से क्या होती है? भिन्न होती है लिपि चिन्ह। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक भी क्वेश्चन जो है छूटे ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा राइट आंसर? जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा वर्ण। क्या होगा? वर्ण होगा। तो वर्ण को हम अगर यहाँ पे ध्वनि लिखा होता, अगर यहाँ पर ध्वनि लिखा होता तो भी ये आंसर सही होता। ठीक है, क्या लिखा होता? अगर यहाँ पर ध्वनि लिखा होता तो भी ये आंसर ठीक होता, क्योंकि अगर ध्वनि लिखा है या वर्ण लिखा है तो दोनों ही क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। दोनों का मीनिंग एक ही कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इस वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन आते हैं आपको कि सार्थक इकाई कौन सी है, कि पद कौन सा है, मौखिक इकाई कौन सी है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ण क्या है? भाषा या वाक्य की लिखित इकाई है। क्या है? भाषा और वाक्य की लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, और अक्षर क्या होते हैं? भाषा या वाक्य की मौखिक इकाई होता है। अगर पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा में
मौखिक इकाई क्या है, ठीक है, तो क्या होगी, अक्षर होगा। अगर पूछा जाए, और अगला यहाँ पे है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो इसे हम वर्ण भी कहते हैं, इसको हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन जो है, जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। हम जो है इनको मिस कर देते हैं कि अरे इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, अगर आपको 52 और 53 लिखा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 53 होगा। क्या होगा, 53 होगा। तो यहाँ पे आपका जो है एक वर्ण को ऐड किया गया है, और वो हमारा क्या आता है, विशिष्ट वर्ण में आता है। वो मैं आपको बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू डाटा है हमारा 2025 का। क्या है, 2025 का न्यू डाटा है ये वर्णमाला से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। एक किसको, विशिष्ट व्यंजन को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हमारा विशिष्ट व्यंजन क्या होगा, बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आपसे आ जाए पूछने को विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो वहाँ पे आपको पहचानने में दिक्कत होगी। तो ये हमारा ठा में वा, आधा वा और ठा, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, विशिष्ट व्यंजन में आएगा। किस में आएगा, विशिष्ट विशिष्ट व्यंजन में आएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो वर्तमान में अब कितने 53 वर्ण हो गए हैं, ठीक है। और इस विशिष्ट व्यंजन को किसके तहत जोड़ा गया है, किसने इसको जो है जोड़ा है, तो इसको किसने जोड़ा है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा इसको जोड़ा गया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा इस विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या है इसका मुख्यालय, अगर पूछा जाए कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा मुख्यालय है दिल्ली में। इसको मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। क्या पता आपकी किस्मत ख़राब हो तो आपको कुछ पूछ लिया जाए, तो इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए। ये छोटी मोटी जानकारियाँ जो हैं, हमें पेपर में एक भी गलती नहीं करनी है इनकी वजह से। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं पूछे जाए आपसे, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, स्वर हमारे 11 हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे संस्कृत में कितने स्वर हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संस्कृत में कितने स्वर हैं, तो संस्कृत में कितने आते हैं, 13 आते हैं। कितने, तो संस्कृत के स्वर कितने होंगे, 13 होंगे। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो व्यंजन कितने हैं, तो राइट आंसर होगा 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं, 33 हमारे जो हैं व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे है कि एक से अधिक
वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों, यहाँ पे वर्णों आएगा, क्या आएगा, वर्षों नहीं आएगा, वर्णों आएगा। ठीक है, वर्णों के मेल को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, कि दिया है क्वेश्चन दिया है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा क्या कहते हैं उन्हें। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा, स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है कि हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं, जो हिंदी की ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हिंदी की ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक है, स्पर्श व्यंजन बताओ कहाँ से कहाँ तक है। स्पर्श व्यंजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं का से लेके माँ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, का से लेके आपके माँ तक। का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक के क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कचट तप कहते हैं। क्या कहते हैं, कचट तप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हमारा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, शब्द को, वर्ण को। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शब्द को माना जाता है। किसको, शब्द को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में जो है हमें लगता है कि हमें पता है क्वेश्चन, ये इसका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देख के लगता है अरे इंपॉर्टेंट है, हम तो कर लेंगे, लेकिन इन्हीं में सबसे ज़्यादा हम गड़बड़ी पेपर में करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला से आपको कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, कि कुछ भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ी ई। कौन सा है, बड़ी ई जो है आपका, ये दीर्घ स्वर में आता है। किस में आता है, दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर को हम और क्या क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे दीर्घ स्वर ना लिखा हुआ होता, यहाँ पे लिखा होगा कि बड़े स्वर। इसको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको जो है इसको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दीर्घ स्वर को हम और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी लिखा आ सकता है दीर्घ स्वर के स्थान पे। तो लिखा आ सकता है कि बड़े स्वर, बड़े स्वर, यह लिखा आ सकता है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक,
द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे इन्हें हम, ठीक है। और हम इसको और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं संधि या संयुक्त स्वर। क्या कह सकते हैं, संधि। संधि क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। संधि या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये होते कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे आता है बड़ा आ, ठीक है। और क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। इसमें सारे बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो हैं मान लीजिए वो एक जगह होते हैं, सही है। और छोटे छोटे लोग जो कोई होते हैं, जो छोटे लोगों का ग्रुप होता है वो एक जगह रहता है, बड़े लोगों का ग्रुप होता है वो एक जगह बना होता है। तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े हमारे जो स्वर होते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हो जाएंगे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये भी ए और ए भी आता है, ए ए, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। ओ और औ, सही है। ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसमें जो पहले के तीन हैं, जो पहले के यहाँ पे तीन हैं, जो ये पहले के तीन हैं आपके और ये लास्ट के हैं, ठीक है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो पहले के जो तीन होते हैं आ ई ऊ, तो आ ई ऊ जो होता है ये हमारे सजातीय स्वर होते हैं। क्या होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं, ठीक है। सजातीय होते हैं। और क्या होते हैं, ये विजातीय होते हैं। ये होते हैं विजातीय होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे दीर्घ स्वर के बारे में। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो कोई भी बनता है क्वेश्चन, तो आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सजातीय स्वर कौन से हैं, तो आ ई ऊ होगा। अगर पूछा जाएगा कि विजातीय स्वर कौन से हैं, तो ए ओ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। और इनको हम इन सभी नामों से जानते हैं। दीर्घ स्वर को ही हम बड़े स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे आ हो गया, तो आ दो से मिलके बनेगा, एक तो छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। तो मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। और ई दो छोटी ई से मिलके क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और ऐसे दो छोटे ऊ से मिलके क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको अगर आपको इससे क्वेश्चन आता है तो बता सकते हैं। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके बहुत ही काम आने वाली है पेपर में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखो आ गया, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, मूल बताना है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था दीर्घ स्वर में जो है इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक तो सजातीय और विजातीय। तो इसमें मूल स्वर कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ओ हमारा क्या है यहाँ पे, ये ओ जो है ये आपका विजातीय होगा। और विजातीय को ही जो है, एक चीज़ और यहाँ पे लिखिए, इन्हीं को हम क्या है, मूल स्वर भी कहेंगे, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संधि संयुक्त स्वर, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे सजातीय, इसी को हम कहेंगे सजातीय, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, इसी को सजातीय कहेंगे। और ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा विजातीय में। किस में आएगा, विजातीय,
ठीक है, विजातीय में आएगा। तो इस विजातीय में कौन कौन से ए ओ होंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए ओ किसके दो मेल से बना है, किन दो स्वरों के मेल से बना है, तो क्या बनेगा, आ और आ प्लस ऊ से बना है, ठीक है। क्या बना है, ओ बना है, ठीक। आप इसको याद रखना। अब हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे क्या बनेंगे, इससे और क्वेश्चन बनेंगे ह्रस्व स्वर, इनको हम और किन किन नाम से जानेंगे, तो इन्हीं को हम किस नाम से जानेंगे, ऐसे ही हम ह्रस्व, जैसे हमने दीर्घ स्वर को कई नामों से जानते हैं, ऐसे ही हम ह्रस्व स्वर को और नामों से जानते हैं। तो क्या आएगा, इन्हीं को हम लघु स्वर कहेंगे, ठीक है। लघु स्वर इन्हीं को कहेंगे, एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे, एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। अगर पूछा जाए मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल। तो अब आपका क्वेश्चन इससे कुछ भी बनता है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी संख्या है उनकी, तो कितने हैं, ये 4 हैं। कितने हैं, 4 है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। और कौन कौन से हैं, पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आ, ई, ऊ और रे से ऋषि, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, इनको आप याद रखना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 18 नंबर की, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। क्या पूछा गया है, दीर्घ स्वर पूछा गया है। इसको मैंने आपको अच्छे से बताया था अभी, तो आपको आई होप पता होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, देखो कितना कंफ्यूजन वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दीर्घ स्वर की पहचान करनी है। वैसे तो सभी हमारे दीर्घ स्वर हैं, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में ये सभी आते हैं, ठीक है। अगर पूछा यहाँ पे जाता कि यहाँ पे सजातीय स्वर कौन सा है, ठीक है, क्या पूछा जाता कि यहाँ पे सजातीय स्वर कौन सा है और विजातीय पूछा जाता, तो आप बता सकते थे यहाँ पे। लेकिन जो है यहाँ पे पूरा मिक्सअप पूछा गया, ये सारे ही हमारे स्वर क्या हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, तो सभी आते हैं दीर्घ स्वर में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रलुप्त स्वर कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है प्रलुप्त स्वर कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 20 का हमारा, यहाँ पे प्रलुप्त स्वर जो होगा वो हमारा ये वाला होगा, फर्स्ट वाला, आ वाला, ठीक है। क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसमें ये लिखा ऐसे इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अगर आपसे और तरीके से पूछा जाए, प्रलुप्त स्वर को ही हम क्या कहेंगे, प्रलुप्त स्वर को ही हम और नामों से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम और किन नामों से जानते हैं, देखते हैं। प्रलुप्त स्वर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विशाल स्वर कहते हैं। विशाल स्वर भी लिखा आ सकता है। विशाल स्वर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहेंगे इन्हें हम।
त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पवित्र स्वर कहते हैं। ठीक है, पवित्र स्वर हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपसे कुछ भी लिखा आ सकता है तो आप उसको प्रलुप्त स्वर ही समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा बी व्रत नहीं आएगा। क्या, बी व्रत नहीं आएगा। ठीक है, तो बी व्रत जो है आपका जिहा के आधार पर हमारे 3 होते हैं, अग्र होता है, पश्च होता है और मध्य होता है। ठीक है, कौन सा, अग्र, पश्च, मध्य। अब पूछा जाए अग्र में कौन कौन से आते हैं, तो अग्र में जो हमारे आते हैं स्वर, अब पूछा जाए अग्र में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो अग्र में जो हमारे आएंगे वो आएंगे ई, ठीक है, ई, दोनों ई आएंगी, और ए और ए आएगा, और रेशे ऋषि आएगा। ठीक है, री आएगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। अग्र का मतलब क्या, आगे से बोलना। क्या है अग्र का मतलब, जी हम जिहा के आगे वाले भाग से बोलते हैं, आगे। ठीक है, अब मध्य में पूछा जाए तो मध्य में आपका क्या आता है, केवल एक आता है, वो है आ आता है। ठीक है, आ। और पश्च में कौन कौन से आते हैं, पश्च में आते हैं बड़ा आ, बाकी बच्चे हुए सारे पश्च में आ जाएंगे। पश्च मतलब पीछे से, जहाँ पे हम स्वर का बोलना जो होता है वो पीछे से होता है। तो आ, उ, ठीक है, और क्या, ओ और औ। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, अग्र, मध्य, पश्च। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछा जाए कि बी व्रत स्वर, तो बी व्रत स्वर जो होते हैं हिंदी स्वर का, उनका वर्गीकरण किसमें किया जाता है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मुख आकृति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, मुख आकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, मुख आकृति के अंतर्गत आते हैं ये हमारे। मुखाकृति के अंतर्गत आते हैं ये हमारे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया है कि मध्य स्वर कहते हैं। अभी हमने देखा था, तो मध्य स्वर हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मध्य स्वर बताइए क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ओ को कहते हैं। क्या है, ओ को हम मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऊ पश्च स्वर है। क्या है, ऊ पश्च स्वर है। ठीक है, इससे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको अग्र, मध्य और पश्च के जितने भी स्वर आते हैं वो सभी बता दिए मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन केवल आपके लिए प्रैक्टिस ही नहीं है, ये आपकी जो है पूरी तरीके से वर्णमाला को तैयार कर देगा ये यहाँ पे आपको। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, तो समृत कौन सा है, बताना है समृत कौन सा है। तो समृत हमारा क्या होता है, ई, जो हमारी ई है ये समृत आती है, समृत में आती है। और ई और कौन कौन से आएंगे इसमें, समृत में ई आएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, ई, ई दोनों ई आएंगी,
ठीक है। ऊ और ऊ आएगा, ऊ आएगा और ऋषि आएगा, ए से ऋषि, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, समृत होते हैं, ठीक है। और यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे जो हमारे समृत होते हैं, यही हमारे अग्रस्वर भी होते हैं। क्या होते हैं, अग्रस्वर भी होते हैं, यही अग्र में भी आते हैं, ठीक है। ठीक है, यही अग्रस्वर में आते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 25 नंबर की, अर्ध विव्रत स्वर है। तो अर्ध विव्रत स्वर कौन कौन से हैं, हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए। कौन सा है, ए है। और ए होता है, और एक और कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। और ए के अलावा और कौन सा होता है आपका, यहाँ पे ए के अलावा एक और होता है जो आपका अर्ध विव्रत होता है, तो वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला है। और इसके अलावा औ, जो औ है आपका, ये भी अर्ध विव्रत में आता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं, तो दीर्घ, प्रलुप्त या हास्य। तो उपयुक्त क्या होगा, सभी होगा। तो ये सभी हमारी क्या है, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के अग्र और वृत्ताकार और संयुक्त स्वर ध्वनि है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी ध्वनि है जो इन तीनों में होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ध्वनि है कि ये इन तीनों गुणों को रखती है। तो आ है, बड़ा आ है, ई है या ए है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा 27 नंबर का, ई होगा। क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ई आपकी क्या होती है, अग्र भी होती है, ठीक है। अग्र स्वर भी इसे कहते हैं, और आप वृत्ताकार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बोलने पे व्रत नहीं बनता ई में हमें, ठीक है। और समृत स्वर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, समृत ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो आ वाला हमारा राइट आंसर है, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, जिसे हम ग्राफीम क्या बोलते हैं, ग्रेफीम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हमारे हैं कंठोष्ठ हैं। क्या है, कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, ठीक है। ये हमें कंठ और कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वर जो हैं कितने भेद हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है स्वर किसका भेद है। तो स्वर संधि का भेद है, समास का है, वर्ण का है या लिंग का है। तो राइट आंसर क्या है, वर्ण का भेद क्या है, स्वर है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। बताना है संयुक्त स्वर यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे बताओ क्या होगा। ये भी मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, संयुक्त स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊ। जो बड़ा ऊ हमारा है वो क्या है, संयुक्त स्वर में नहीं आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, 33 का हमारा जो राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। तो राइट आंसर ए है। तो ए क्या है, कंठ तालव्य। आप ए बोलिए, देखिए आप कंठ और तालु दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल होगा बोलने में इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है। तो अनुनासिकता का कौन सा शब्द है। राइट आंसर क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर होगा संभालना। क्या है, संभालना, ठीक है। तो ये हमारा अनुनासिकता का शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि कौन सा शब्द अनुनासिकता है। अब पूछा गया है कि कौन सा शब्द अनुनासिकता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा कटीला। ठीक, कटीला जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये हमारा कटीला कैसे तरीके से हम लिखेंगे इसको? का पे चंद्र बिंदी लगेगी, कटीला, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है, तो राइट आंसर क्या होगा? कंठ तालु यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा कंठ तालु होगा वो यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? ए क्या होता है? कंठ तालु होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो स्वर ए और ए दोनों ही ए जो ए हैं जो हमारे कंठ तालु होते हैं। क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन दिया है 38 नंबर है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। अगर मात्रा के आधार ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो कि उच्चारण के आधार पर, मात्रा की जगह अगर उच्चारण लिखा हो, उच्चारण, या यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि समय के आधार पर, समय के आधार पर जो स्वर के भेद हैं तो हमारे कौन कौन से होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे जैसे हम अभी देख चुके हैं। पहला यहाँ पे क्या होगा? हास्व स्वर, हास्व, हास्व स्वर, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या होगा? प्रलुप्त स्वर। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या होंगे? अगर मात्रा पूछे, उच्चारण पूछे या समय के आधार पर स्वर के भेद, तो ये तीनों हमारे क्या होंगे? यही इसका आंसर होगा, 3 होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 39 नंबर है कि वर्ण तालिका के अनुसार हास्व, दीर्घ और प्रलुप्त क्या है। तो ये हमारे क्या है? स्वर हैं। जैसे कि क्या है? स्वर हैं। अब हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 40 नंबर कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो जिनकी ध्वनि हम केवल मुख से निकालते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? तो वे हमारे क्या कहलाएंगे? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा निर्नुनासिक होंगे। क्या होंगे? निर्नुनासिक यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कंठ तालव्य कौन सा है। तो कंठ तालव्य आपको पता ही है, ए और ए हमारे क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और ये और भी अदर पेपर्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे बताना कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा का और खा। का हमारे क्या है? ये दोनों क्या है? कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है? व्यंजन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से हिंदी में कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि यहाँ पे कौन सी है? ई है, ता है, फा है या हा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हा। हा हमारा क्या है? कंठ में आता है, ठीक है। हा क्या आता है? कंठ में आता है। तो कंठ में क्या क्या होता है आपका? कंठ में आपके जो जो वर्ण आते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कंठ के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे आता है आ आएगा जो बड़ा
जो छोटा आ होता है कंठ के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत आ आएगा, ठीक है। और का वर्ग आएगा, का वर्ग तो आप जानती होंगे, क ख ग घ अड़ा, ये हमारे क्या होते हैं, का वर्ग होता है। का वर्ग आएगा। और क्या आएगा, का वर्ग के अलावा जो हमारे विसर्ग होते हैं, ठीक है, विसर्ग, का वर्ग आता है और हा आता है कंठ के अंतर्गत, ठीक है। और क्या आता है, विसर्ग आते हैं हमारे, ठीक है। और इसके अलावा क्या आएंगे, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, कंठ के अंतर्गत आते हैं। कंठ को हम क्या कहते हैं, गला कहते हैं। और ये टोटल पूछा जाए कितने होते हैं, तो ये टोटल होते हैं 8। तो एक जो वर्ण होता है, मान लीजिए एक कंठ है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ये सारे होते हैं, इनके अंतर्गत कितने होते हैं, पूरी 8 होती हैं। कितने होती हैं, 8 ध्वनियाँ होती हैं, 8, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो का खा गा घा, तो का के घा किस में आता है, का वर्ग में आता है, तो हमारा इसका क्या होगा, कंठ होगा, क्या होगा, कंठ होगा, ठीक है। और पूछा जाए मूर्धन्य में कौन कौन सा आता है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं। तो मूर्धन्य में आता है ऋषि ऋषि, इसमें आएगा री, और क्या आएगा, टा वर्ग आएगा, और इसमें क्या आएगा, रा आएगा, ठीक है। और सा आएगा, ये वाला शा आता है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में होते हैं, मूर्धन्य में होते हैं। अब तालु देख लेते हैं, तालु में कौन कौन से आते हैं। तालु में जो आपके आते हैं, इसमें आता है ई आएगा, ठीक है। ई के अलावा क्या आएगा, चा वर्ग आएगा, चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आएंगे, और या आएगा, और क्या आएगा, और शा आएगा, ठीक है। ये हमारे तालु में आते हैं। और दंत में कौन कौन से आते हैं, दंत में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे हमारे दंत भी होते हैं, दंत भी कह सकते हैं आप। इसमें आता है ला, आता है ल, कौन सा आएगा, और कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें, इसमें ये वाला भी ला, दोनों ला इसी में आएंगे, ठीक है। और सा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे दंत में आते हैं, ठीक है। कंठ वाले तो आपने देखी थे ऊपर, उसमें छोटा आ आएगा, का वर्ग आएगा, हा आएगा, और विसर्ग आएंगे सारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 45 का। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, बा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कंठवर्ड कौन सा है, तो कंठवर्ड कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा कंठवर्ड है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या, अभी मैंने आपको बताया था। तो सा का क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा तालव्य, क्या होगा, तालु, ठीक है, क्या होगा, तालु होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 48 नंबर है कि उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है, तो ये या व्यंजन होता है जो किस में आता है, तो ये हमारा आएगा तालव्य में आएगा, किस में आएगा, तालव्य में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, चाछा जझा या का उच्चारण स्थान है, तो चाछा जझा या का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, क्या होता है, तालव्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओष्ठ बताते हैं, दंत हमने देख लिया था, दंत में जो आपके आते हैं मैंने अभी आपको बता दिए थे, यहाँ पे हमने ओष्ठ में नहीं देखे थे, ओष्ठ में देख लेते हैं, ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत जो आपके आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं यहाँ पे हमारे, इसमें आते हैं ऊ आएगा, ठीक है, ऊ, दोनों ऊ आएंगे, ठीक है, छोटा बड़ा, और पा वर्ग आएगा,
पा वर्ग आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, पा वर्ग के बाद क्या आएगा यहाँ पे, उधरवन्नियाँ, जो उधरवन्य होते हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे बिंदियाँ लगती हैं, इसे हम कहते हैं उधबनियाँ, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ होते हैं सारे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है? तो तालु से यहाँ पे कौन सा होगा, जैसे कि अभी हमने देखी था, तो चा वर्ग में चा छा जा झा, तो यहाँ पे क्या है, छा। छा हमारा क्या होता है, ये हमारा आएगा तालव्य में आएगा, ठीक है। तो चा हमारा यहाँ पे किस में आएगा, तालव्य में आएगा। और का किस में आता है, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, का आता है कंठ में, किस में, का आएगा कंठ, ठीक है। और ढा किस में आएगा, टाठा डाढ़ा। टा वर्ग किस में आता है, टा वर्ग हमारा होता है मूर्धन्य, क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य, ठीक है। और माँ हमारा, तो पाफा मा भा माँ, तो माँ किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा, किस में, ओष्ठ में आएगा, ठीक है, ओष्ठ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आई होप, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी जो है सारा रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं हाजिर होंगी अगले नेक्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करेंगे, और इससे हमारे जो है टॉपिक में जो भी हमारी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस होंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें क्लास कैसी लगी है, ठीक है। एग्ज़ाम, टारगेट एग्ज़ाम, टारगेट एग्जाम ओनली पे ऐसे ही बने रहिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर आपने यूपी टेट की क्लासेस जो संस्कृत की नहीं देखी हैं, ईवीएस वाली प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं, उनको आप प्लीज़ देख लीजिए। अब आपके पेपर के लिए केवल 1 महीना बचा है, तो आप अगर अभी से भी आप करेंगे तो भी आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और डीएल और आपका जो यूपी टेट है, इसमें आपको कम से कम 120 110 तक का आप बना के चलेंगे, तब आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस सेशन को आप ज़रूर देखना, ये सारी क्लासेस आपको रामबाण साबित होंगी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।